हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम व्यंजन और स्वर पर आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो वीडियो रुक गई थी। तो आज हम व्यंजनों के प्रकार से एक बार हम फिर से देखेंगे। तो व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार का होता है, हमने आपको बताया था। एक वर्गीय व्यंजन, दूसरा बताया था अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन में का से मा तक आता है। अंतस्थ व्यंजन में हमने बताया था इसमें भी 4 वर्ड आता है, और ऊष्म व्यंजन भी 4 वर्ड। अंतस्थ में या, रा, ला, वा और हा, और ऊष्म में सा सा, अंतस्थ में या, रा, ला, वा और ऊष्म में सा सा, हा। तो हम वर्गीय व्यंजन देखेंगे। अब वर्गीय व्यंजन का से मा तक को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें का वर्ग हमने ये भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग। तो इसमें का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अणा आता है। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना आता है। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा आता है। ठीक। तो हमने इसका कारण भी बताया था आप लोगों से कि वर्गीय व्यंजन इसको क्यों कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी 5-5 अक्षरों में है। तो हमने यही बताया था आप लोगों से, ये सब टोटल 25 वर्ड हैं। 25 वर्ड, सब टोटल मिला के 25 वर्ड हैं। तो सब में 5-5 है, तो इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। देखिए, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो इसको वर्गीय व्यंजन कहने का यही कारण है। अब इसको दूसरा नाम क्या बताया था? दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या बताया था? स्पर्श व्यंजन। इसी को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड आता है। या, रा,
ला और वा, टोटल कितने वर्ड हो गए? 4 वर्ड, 4 वर्ड हो गया। ठीक, इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ड आता है। इसमें तीनों सा, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा, जिसको हम लोग काकल व्यंजन बोलते हैं, तीनों सा, 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 सा और हा, कितने वर्ड हो गया? 4 वर्ड हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, ये तीनों सा है, इसको बोलते हैं दंत सा, ये जो सादा सा है इसको बोलते हैं दंत सा। ठीक, और ये जो सलजम वाला है इसको बोलते हैं तालव्य सा, तालव्य सा, और इसको मूर्धन्य सा। ठीक, अब देखिए ये 25 वर्ड हो गया। अब इसको काउंट कीजिए, 4 4 25, कितना हो गया? 33 हो गया ना। तो कुल वर्ड कितना हो गया? कुल वर्डों की संख्या, कुल वर्ड मतलब व्यंजनों की संख्या, कुल वर्ड 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। ठीक, और स्वर हमने कितने बताया था? 11। स्वर कितना बताया था? 11। ठीक, अब इसकी आगे बात कर रहे हैं आज। तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सा सा हा आता है, अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा आता है और वर्गीय व्यंजन में का से मा तक आता है। का से मा तक वर्गीय व्यंजन। ठीक है, और वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितना होता है वर्णमाला में? संख्या वर्णमाला में, वर्णमाला में 52 वर्ण होता है, जिसमें 52 वर्ण में हम लोगों ने व्यंजनों की संख्या देखा। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है ना। अब इनको थोड़ा जोड़िए, इनको जोड़िए, 3 1 4, 3 1 4, इस प्रकार मिला के कितने हो गया? कितना वर्ड हो गया? 44। 44 हो गया ना। अब बाकी के अक्षर कहाँ गए सब?
हाँ तो 44 हो ही गया, बचा कितना इसमें? अभी कुछ बच रहा है ना, बच भी रहा है इसमें अभी। तो कौन सा व्यंजन बच रहा है? देखो अब होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, इसके बाद द्विगुण, द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। इसमें डलिया वाला डा के नीचे बिंदी डा और ढा आता है। इस डलिया वाला डा के नीचे बिंदी और ये पढ़ना वाला ढा, ये सड़क वाला और ये पढ़ना, ये हो गया। अभी दो और छूट रहा है, वो कौन सा है? आगत। आगत में आता है जा और फा, आगत। आगत। जा, जा, जा उसके नीचे बिंदी, उसको बोलते हैं जा। और फा, फा के नीचे भी बिंदी, उसको बोलते हैं फा। जा, फा। अब सब गिन डालो, 44। अच्छा ये छा देखो, छा जो है, छा दो व्यंजनों से मिलकर बना है और त्रा भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ज्ञा भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है और स्रा भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक, छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है, आधा का और सा से मिलकर बना है। त्रा, ता प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक, ज्ञा, जा प्लस इया से मिलकर बना है। स्रा, स्रा जो है शा, शा और रा से मिलकर बना है। ठीक है, तो छा का और सा से मिलकर बना है, त्रा, ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा, जा और या से मिलकर बना है, स्रा, सा और रा से मिलकर बना है। अच्छा ये दो वर्णों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण की संख्या 4, 4 2 6, 6 2 8। अब 44 में 8 जोड़ोगे, ये कितना हो गया? टोटल 4। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 2। और ये कितना था? अब इन सबको जोड़ दीजिए। 44, तो कुल कितना हो जाएगा? 44 4 48, 2 50, 2 52 हो गया, 52 वर्ड हो गया। ये सबको समझ में बात आई। अब हम आएंगे स्वरों के अन्य भेद पर। स्वरों को हमने भेद पर हमने ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त ये सब बता दिया था। ह्रस्व भी बता दिया था, प्लुप्त भी बता दिया था। अब जिह्वा मूल के आधार पर बताएंगे स्वर के कितने भेद होते हैं जिह्वा मूल के आधार पर।
जिह्वा मूल के आधार पर स्वर के उच्चारण के आधार पर अब बताएंगे। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। अच्छा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भी 4 भेद होते हैं। एक विवृत स्वर होता है, एक अर्ध विवृत स्वर, एक संवृत्त स्वर और एक अर्ध संवृत्त स्वर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ही हो गया। अब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पहला उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला विवृत स्वर, विवृत स्वर। अब विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर में हमारा मुंह जिसमें पूर्ण रूप से खुला रहे वो विवृत स्वर होता है। जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला रहे वह विवृत स्वर होता है। जैसे बड़ा आ। अब आप आ का उच्चारण करके देखिए, आ बोलिए, आ, तो इसमें हमारा मुंह खुला रहता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूर्णतः खुला रहे वह विवृत स्वर होता है। वह विवृत स्वर होता है। जैसे बड़ा आ। इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, बड़ा आ। आप बोल कर देखिए, बड़ा आ का जब आप उच्चारण करेंगे तो पूर्णतः खुला रहेगा मुंह। आ, तो बड़ा आ का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो मुंह इसका पूर्णतः खुला रहेगा। अब देखिए इसके बाद अर्ध विवृत स्वर। अर्ध का मतलब देखिए होता है आधा। अब इसके भेद से ही पता चल जा रहा है कि अर्ध विवृत स्वर, तो अर्ध का मतलब आधा, विवृत का मतलब इसका उच्चारण करते समय आधा मुंह खुला रहे वो अर्धविवृत स्वर होता है। दूसरा अर्ध विवृत स्वर। ऐसे
स्वर यहाँ उच्चारण होना चाहिए, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहे, वह अर्ध विवृत स्वर होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख का हमारे पूर्णतः रूप से खुला ना हो, आधा खुला हो, वह अर्ध या आधा, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध विवृत स्वर, जैसे आए, जैसे आए और आओ, इसमें भी दो ही स्वर आता है, आए और आओ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर। अब संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह लगभग बंद रहे, मुख लगभग बंद रहे, वो संवृत स्वर होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद हो, वह संवृत स्वर होता है। तो ऐसे स्वर जिनका जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद रहे, वह संवृत स्वर होता है। जैसे इसमें आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ आता है। जैसे आ, ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो अब देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। एक विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूर्णतः खुला रहे, वह विवृत स्वर होता है, इसमें केवल एक स्वर बड़ा आ। दूसरा अर्धविवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहे, वह अर्धविवृत स्वर होता है, जैसे आए और आओ। तीसरा है संवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद हो, वह संवृत स्वर होता है, जैसे आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब चौथा है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर चौथे नंबर पर है। अर्ध संवृत अर्ध संवृत स्वर, ये चौथा नंबर है, अर्ध संवृत स्वर।
अर्धसंवृत स्वर क्या होता है? अर्धसंवृत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहे, मुंह आधा बंद रहे, वो अर्ध संवृत स्वर होता है। ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद हो, वह अर्ध संवृत स्वर होता है। जैसे ए ओ, ठीक। तो अर्धसंवृत स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद हो, वो अर्ध संवृत स्वर होता है, जैसे ए और ओ, ठीक। ये हो गया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब आपको बताएंगे जिह्वा मूल के आधार पर, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर के भेद। तो अब आपको बताएंगे, यह तो था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर का भेद। अब बताएंगे उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद। अब देखिए उच्चारण के आधार पर जो स्वर का भेद होता है, और इसमें हम आपको स्वर और व्यंजन दोनों ही बताए दे रहे हैं, क्योंकि जो एक ही सूत्र से है तो आपको स्वर भी याद हो जाएगा, व्यंजन भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर तो स्वर का 6 भेद होता है, लेकिन इसमें हम दोनों को रिएट करके आपको बता देंगे, ताकि आपको स्वर भी उसी से आ जाए और किसको किस से उच्चारित करते हैं ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ, ये होता है। लेकिन इसका भी सूत्र होता है, तो हम दोनों को आपको बताए दे रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं, ठीक। कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ठीक। ये होता है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। लेकिन हम इसी में स्वर भी बता देंगे और व्यंजन भी बता देंगे, ताकि दोनों आपको याद रहे। देखिए
इसका सब सूत्र होता है पहला। अब का से ज्ञा तक को हम जो बोलते हैं तो वो किसी में कंठ से आवाज़ आती है, किसी में तालु से जो जिह्वे से आवाज़ आती है। जो नासिक व्यंजन है स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ड अंगा, या, ड़ा, ना और मा, ये नासिक व्यंजन होता है। तो इसको नाक से बोलते हैं, इसलिए इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो देखिए उच्चारण के आधार पर 6 भेद होता है। इसमें पहला सूत्र है आकुः विसर्जीयानां कंठः। आकुः विसर्जनीया नाम कंठः। अब आप लोग ये ना सोचिए कि संस्कृत आ गया, तो संस्कृत नहीं है, ये है तो संस्कृत ही, लेकिन बना इसी से है। देखिए, और दूसरा है इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालुः, तालुः। आकुः विसर्जीयानां कंठः, इचुयसानां तालुः, ऋटुरसाणां, ऋटुरसाणां नाम दन्तः। चौथा ऋतुलसानां, ऋतुलसानां ऋतुलसानां मूर्धा, मूर्धा, ऋतुलसानां दन्तः। ठीक। पांचवा आकुः विसर्जीयानां कंठः, इचुयसानां तालुः, ऋटुलसानां मूर्धः, ऋतुलसानां दन्तः। पांचवा है उपध, उपध मानीया, उपधमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठः। फिर एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठ, ओ दौतो कंठ ओष्ठ। फिर वकारस्य, वकारस्य, इसको रहने दीजिए, यहीं तक देखिए। वकारस्य दंतोष्ठौ, वकारस्य दंत ओष्ठौ। अब इसका सब अर्थ देख लीजिए। इसी में सारे स्वर और सारे व्यंजन और एक और बच रहा है, अनुनासिक। एक बच रहा है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से अक्षर होते हैं? स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ड अनुनासिक होता है। अमगणा नाम नासिका, अम गणना नाम, अमगणना नाम नासिका, नासिका च।
अब देख लीजिए, अब इसमें सारे स्वर आ गए और सारे व्यंजन आ गए। किसको कहाँ से उच्चरित किया जाता है, कौन सा कंठ से उच्चरित होगा, कौन सा तालु से उच्चरित होगा, कौन सा। अच्छा ये देखिए, आकू विसर्जिया नाम कंठा का मतलब आ, आकू ह, आ का मतलब आ। अब इस का मतलब, कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग, और हा का मतलब हा, कामा हा। ये सब किससे होगा, कंठ से, कंठ से। अब देखो ये आ, अब आ में दोनों आ है, एक छोटा आ और बड़ा आ है, ह्रस्व वाला भी और दीर्घ वाला भी आ में। और का वर्ग में कितने अक्षर हैं, अभी पीछे बताया था, का वर्ग में 5, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग में है, ठीक। और ये जो 5वां अक्षर है ये अनुनासिक है, नासिक, इसका उच्चारण जो नाक से किया जाता है, तो ये अनुनासिक हो गया। स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में इनका सबका 2-2 उच्चारण स्थान है। एक तो इसके साथ सब में मिलेगा, अकुवसिया नाम कंठा, इचुसिया नाम तालु, ये सब के साथ मिलेगा। और एक इसका अलग से है जो अमगणना नाम नासिका चा, तो नासिका चा से भी है। देखो ये अंगा जो है 5वां वर्ण है, तो एक तो नासिका चा से है, ये हो गया नासिक। और एक का वर्ग में आता है, देखो का, खा, गा, घा, अंगा, 2 हो गया, एक कंठ हो गया और एक नासिका हो गया। तो स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में अंगा का, इया का, आड़ा का और ना का और मा का, इन 5 अक्षरों का 2-2 उच्चारण स्थान है। एक तो नासिक, नाक से आवाज़ निकलती है तो इसका नाम नासिका पड़ गया, एक ये हो गया अमगणना नाम नासिका चा। और एक ये वर्ग में आता है, जिसे का वर्ग बोले तो का वर्ग में 5वां वर्ण सम्मिलित है ना अंगा, चा वर्ग बोले तो चा वर्ग में भी ये इया सम्मिलित है। तो तालु में आएगा एक, जब अड़ा टा वर्ग जब बोलेंगे टा वर्ग में, तो टाठा डाढ़ा अड़ा उसमें भी आएगा। तो अड़ा का एक ये नासिका हो गया और एक मूर्धा हो गया। इसी प्रकार ये ना जो है ये ता वर्ग में सम्मिलित है, तो ता वर्ग में ता, था, दाधा, ना, तो ता वर्ग का होता है दंतः। तो एक तो ये ना ताम दंत में आ गया और एक पहले से ये विशेष रूप में है नासिका। इसी प्रकार ये माँ जो है पा वर्ग में आता है, तो पा वर्ग में भी 5 अक्षर, पा, फा, बा, भा, माँ, तो पा वर्ग में ये माँ लास्ट में, तो एक पा वर्ग में उपधमानीय नाम ओष्ठो, तो ये तो ओष्ठ से भी उच्चरित होगा। अब एक पहले से ये विशेष वाला है नासिका। तो क्या समझे, अनुनासिक व्यंजन का मतलब स्पर्श व्यंजन के या वर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर में इनका सबका 2-2 उच्चारण स्थान है, बाकी सबका एक मिलेगा। तो अब कहा जाए जैसे कि ये जो है अंगा जो है, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ऑप्शन में आ जाए कि अंगा नासिका है तब भी सही। और अकुवसिया नाम कंठा, तो कंठ में भी आ रहा है ना अंगा, कंठ में भी तो का वर्ग में आ रहा है, तो एक तो कंठ हो गया और एक नासिका हो गया, तो कंठ और नासिका दोनों विकल्प सही होगा। अब आगे सुनो, इचुयसा नाम तालु, तो ई का मतलब छोटी ई, इसको ह्रस्व बोलते हैं। अब इस चू का मतलब चा वर्ग, चा वर्ग, और ये जो सलजम वाला सा है ये भी आएगा सा, ठीक। इनका उच्चारण किससे होगा, तलवे से, तालु, इनका उच्चारण
तलवे से होगा। अब देखो चा वर्ग में 5 अक्षर रहता है, चा, छा, जा, झा, इया। अब इया भी 2 बार आया है, देखो एक नासिका वाला और एक चा वाला। इसी प्रकार री टूसा नाम मूर्धा। अब इस इया में छोटी ई में ह्रस्व भी सम्मिलित है और दीर्घ भी सम्मिलित है, तो री हो गया री। टूसा नाम मूर्धा, तो टू का मतलब टा वर्ग। और ये षटकोण वाला सा, तो ये षटकोण वाला सा हो गया। ठीक, इनका सबका किससे मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य। कंठ तालु, इसको या मूर्धा भी बोलते हैं, मूर्धा। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए अगला, ली तुलसा नाम दंता। तो ली का मतलब ली कामा, तू का मतलब ता वर्ग, ता वर्ग है। अब ता वर्ग में देखो पांचों आ जाएगा, पांचों। और या देखो इसमें एक छूट गया था, ई या भी कर लेना, क्योंकि ये या है ना, चा वर्ग के बाद या, तो या इसका ध्यान रखिए, चा वर्ग। तो ली ला हो गया। अब ये कौन सा सा है, ये दंत वाला है, सपेरा वाला सा, तो ये सा हो गया। इनका उच्चारण किससे होता है, दंत से, दंत। ठीक, अब अगला देखो, उपधमानीया नाम ओष्ठव। ऊ का मतलब ऊ। अब इसमें इस ऊ में ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है। और पा, तो पावर्ग कर दीजिए, पावर्ग हो गया। अब इस पावर्ग में पांचों, पा, फा, बा, भा, मा। अब देखो माँ लास्ट में आया है, तो माँ का 2 हो जाएगा, एक तो ये अमगाना नाम नासिका से हो जाएगा और एक ओष्ठ से हो जाएगा, 2 हो गया, है ना। ऊ और पावर्ग का ओष्ठ। इसी प्रकार देखो, ए दैतो कंठ तालु, इसमें आएगा ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु, अब देखो, अब इसका नाम कंठ तालु क्यों पड़ा, देखो ए जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक आ से और एक ई से, आ ई ए। ये जो ए है ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, आ प्लस ई, आ ई। तो आ जो है वो कंठ है, ये छोटा आ कंठ है और ये ई तालु है, तो इसलिए आ ई मिलाकर हुआ ए, ये संयुक्त स्वर है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, और दोनों को मिला दिया तो बन गया ए, तो एक नया रूप ले लिया, कंठ तालु। ठीक, समझ में आई बात। अब आगे सुनो, वकारस स्वरी ओ दौतो कंठोष्ठो, ओ दौतो कंठोष्ठो। इसमें भी देखो 2, एक ओ, एक आओ। इसका भी 2 है, इनका भी 2 है, 2 है, एक कंठ और एक ओष्ठ, कंठ ओष्ठ।
कंठ ओष्ठ। अब ये दो अक्षरों से मिलकर बना है ओ, एक बना है आ प्लस उ, आ और उ से। ओ दो स्वरों से मिलकर बना है, एक आ से एक उ से। तो आ और उ, आ हो गया कंठ, उ हो गया ओष्ठ। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो दोनों को मिला दिया तो आ और उ बन गया ओ, आ और उ बन गया ओ, जिसमें आ कंठ है, उ ओष्ठ है, तो कंठ ओष्ठ हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अब वा, वा वकारस्य दंतोष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ। वा जो है वो दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है, दंत ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान भी दो से होता है, एक दंत से होता है, एक ओष्ठ से होता है। अब बचा क्या? बचा ये स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ड। तो स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ड देखो, इनमें सब में आ गया एक बार। ठीक, और एक अलग से है अमगणना नाम नासिका। अब इस अमगणना नाम नासिका में भी 5 आता है, या अड़ा अंगा ना और माँ, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से। अब नाक से होता है नासिका, नासिका, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका है, नाक से होता है इसलिए नासिका। आप देखिए इसमें जितने भी स्वर हैं सब आ गया, जितने भी व्यंजन है वो सब आ गया। ठीक, देखो आ से आ गया आ, ई से आ गया ई। अब इस आ में जो है ह्रस्व आ भी है और दीर्घ आ भी है, तो आ, छोटा आ और बड़ा आ दोनों का हो गया कंठ। ठीक, अब ई में जो है, इस ई में ह्रस्व ई भी है, दीर्घ ई भी है, तो इस ई का हो गया तालु। ठीक, उसके बाद ये ऊ आ गया, ऊ, इस ऊ में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, मतलब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों हैं, तो हो गया ओष्ठ। ठीक, अब इसमें देखो ए, ये ए है ना, ए दे तो कंठ तालु, तो ए से ए और ऐ कंठ और तालु हो गया। ओ दो तो ओ से ओ और औ कंठ ओष्ठ हो गया। ठीक, अब हो गया स्वर, इसी में व्यंजन भी देख लिया, तो स्वर का स्वर हो गया, व्यंजन का व्यंजन हो गया। ठीक, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के उच्चारण के आधार पर 6 प्रकार का होता था। कंठ भी हो गया, तालु भी हो गया, और मूर्धा भी हो गया, ओष्ठा भी हो गया, और कंठ तालु भी हो गया, और कंठोष्ठो भी हो गया। ठीक, देखिए ये री आ कंठ, ई तालु, री मूर्धा, ठीक, ऊ ओष्ठव, और ए द तो कंठ तालु, ओ द तो कंठोष्ठ। सबको समझ में आई बात? ओ द तो कंठ हो गया। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।